भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त फूंका जा सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लोकसभा के टीजर के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान बार बार पहुंच रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का फोकस इन दो राज्यों पर थोड़ा ज्यादा दिखता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन दो राज्यों में स्थिति बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक नजर आती है। सोमवार देर रात बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट के 39 नामों में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट उन्हें मिला है। बीजेपी ने 17 अगस्त को अपनी पहली सूची जारी की थी और वो भी 39 नामों की लिस्ट थी, इसीलिए कुछ अनुमान 39 नंबर के आंकड़ों को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी की ही आंतरिक हार पर पक्की मुहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना कुछ और है कि बीजेपी नहीं बल्कि जो कांग्रेस है वो कमज़ोर दिखती है क्योंकि वो बंद कमरे में अपने नैरेटिव सेट करते हैं। एक सवाल नहीं बल्कि कई सवाल बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उससे भी उठ खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर कि क्या विपक्ष 5 राज्यों में बीजेपी पर तेजी से बढ़त बना रहा है, यानी कि जनता को ज्यादा आकर्षित कर रही है। क्या बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है जनता से कनेक्शन जोड़ पाएगी, क्योंकि ये लग रहा है कि जो प्रदेश इकाई है उस पर भरोसा नहीं रह गया केंद्रीय नेतृत्व को, इसलिए केंद्रीय टीम मैदान में उतारा गया है। क्या विपक्ष ओबीसी वोटर्स पर गंभीर असर डाल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे पर बार बार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। और एक सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनकर उभर सका है। अगर मैं बात करूं खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान की, इन राज्यों में क्या परिस्थितियां बनी हुई है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल आज जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक में। डॉक्टर राकेश पाठक जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के लगभग सभी प्रमुख मंचों पर ये नजर आते रहते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगी कि कुछ समय के बाद सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ सर। राकेश सर, एक तो देर रात ये लिस्ट आ जाना और उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे तो कहीं ऐसे ये आहट भी नहीं लगी कि शायद दूसरी लिस्ट आने वाली है। फिर देर रात ये लिस्ट आ गई और जो लिस्ट में नाम है वो भी चौंका रहे हैं। क्या आप भी चौंके दूसरों की तरफ? निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में मंत्रियों और सांसदों को उतारा जाना किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है उन्हें एक तरह से शौक है, एक शगल है उनका मास्टर स्ट्रोक खेलना, जैसे उनके समर्थक कहते हैं नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। तो चौंकाने वाले कदम उठाते रहते हैं। लेकिन चुनाव की बेला में मध्य प्रदेश में ये जो दूसरी सूची आई है ये हम आपसे ज्यादा तो बीजेपी को ही चौंकाने का काम कर रही है। बीजेपी के नेता खुद चौंक गए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने से ज्यादा चिंता में डालने का काम इस सूची ने अगर किसी को किया होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अब मध्य प्रदेश में उनके ही कद के, उनकी जैसी ही वरिष्ठता के 3-4 नेता मैदान में उतार दिए हैं पार्टी ने।
नरेंद्र सिंह तोमर समकक्ष नेता हैं, नरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं 2 बार से मोदी सरकार में। प्रहलाद पटेल मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो कुल मिलाकर इस दूसरी सूची ने इतना काम जरूर किया है कि लोगों को यह समझने के लिए अवसर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना है तो इस नियत से उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया जी। इसका क्या असर होगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया पहली नजर बीजेपी की हताशा दिखाई दे रही है सांसदों और मंत्रियों को चुनाव लड़ाने से। जी नहीं जी। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत कर लेती हूँ स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। सर, आपसे भी समझ लेना चाहती हूँ कि क्या भाजपा का जो आत्मविश्वास है वो अभी संकट काल में जूझ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें केंद्रीय नेतृत्व या फिर केंद्रीय जो उनकी टीम है ये ज़्यादा दिखते हैं, और क्या ये भी एक सवाल बनता है कि क्या अब क्योंकि कुछ महीने ही रह गए हैं शेष, तो क्या जनता से कनेक्शन जोड़ पाएंगे ये जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर सांसद है? सुनील सर। धन्यवाद नेहा जी। ये जो लोग, जिन लोगों को चुनाव में उतारा गया है वो तो उसी राज्य के हैं और जीते हुए उम्मीदवार हैं, लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही है जी। तो और क्या करेंगे, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते हमारे ख्याल से कई साल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का भी मैंने बयान पढ़ा था, मैंने 3-4 दिन पहले कि वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल जी के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपने भतीजे को मंत्री बनवाना चाहते हैं। जी, सभी जो 3 दिनों का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें ये बात कही जा रही थी जी। भतीजे नहीं सर, भाई होंगे, सगे छोटे भाई सगे छोटे भाई को मंत्री बनवाना चाहते थे। तो क्या चल रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि यह अंतिम चक्र का प्रयास है ये, मैंने ये इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं जी। और एक ऐसे राजनीतिक दल की कोशिश है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुनियोजित तरीके से अपने चुनाव अभियान को कैसे आगे बढ़ावे। सवाल यह है कि अगर एक मुख्यमंत्री जो 3 बार के आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, बीच में 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और बीच में 1.5-2 साल का सवाल हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री, अगर शुरुआत के उमा जी का कार्यकाल हटा दीजिए आप 2003 में और उसके बाद बीच में कमलनाथ जी का समय हटा दीजिए आप, तो वो लगातार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जी। और अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक के रूप से पिछड़े लोगों के कार्यक्रमों के माध्यम से, लोकप्रिय जिसको आप फ्री बीज कहते हैं, उन तौर तरीकों से लोगों के बीच एक आकर्षण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उनका नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हमने भी सुना, करीबन 45-50 मिनट का भाषण था वो, उसमें उन्होंने अपनी बात कही कि मोदी सरकार या हमने किया, और बाद में देश के बारे में उन्होंने शिवराज चौहान की बात नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि कमल का फूल और कमल फूल के फूल की सरकार, ये उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, किसी मैंने को आगे करने की कोशिश नहीं की। तो सवाल इस बात का है कि अगर एक नेता जो पिछले लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी के कर्णधार हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपने कंधों का इस्तेमाल किया है पार्टी ने, और आज आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों को ले आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी जो पार्टी में विघटन की स्थिति है उसको पार्टी स्वीकार कर रही है। अगर लोगों में चर्चा है कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उम्मीदवार हो गए, अगर लोग कहना चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो भी उम्मीदवार हो गए, लोग कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो भी उम्मीदवार हो गए, लोग कह रहे थे गणेश सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो भी उम्मीदवार हो गए, तो आखिर उम्मीदवार होगा। तो पार्टी में जो विघटन की बात है उसको केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार कर रहा है,
डॉक्टर राकेश, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि ये जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें 31 नए चेहरों की बात हो रही है और इसमें जो उम्र है उम्मीदवारों की 37 से 72 वर्ष बताई गई है। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि एक बात ये भी कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या फिर उनको साइड लाइन करके युवा चेहरों को जो है मौका मिलना चाहिए। कर्नाटक में भी हमने ये देखा, और लेकिन मध्य प्रदेश में क्या उस लाइन से हटती हुई दिख रही है बीजेपी, या फिर एक अलग ही एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किया जा रहा है? क्योंकि बहुत पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी और फिर अब ये दूसरी लिस्ट भी चौंकाने वाली है। कुछ अलग कर रही है बीजेपी यहाँ पर? देखिए नेहा, अलग करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन अपने ही दावों से पिछड़ जाती है वो। अब तक जो 2 सूचियां जारी हुई हैं, 39 और 39, कुल 78 सीटों, इनमें 75 वे सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी। 3 जीती हुई हैं जिनमें प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। सीधी में केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया, जिनका विधायक प्रतिनिधि वो प्रवेश शुक्ला था, जिसने आदिवासी पर पेशाब किया था। तो क्या उससे उस घटना से जोड़कर देखेंगे कि काफी किरकिरी हो गई इसलिए वो चेहरा हटा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर टिकट कटने में उस घटना का भी कोई ना कोई बड़ा हाथ होगा ही। दूसरा, जालम सिंह पटेल वर्तमान विधायक है, उनका टिकट काट दिया। लेकिन बीजेपी और बड़े नेता जो दावा करते थे कि हमारे यहाँ नई पीढ़ी अब प्रवेश करने जा रही है, पीढ़ियों का अंतरण होने जा रहा है, वो इस सूची में झुठला दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय 67 साल के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी 65 के आसपास के हैं, राकेश सिंह 61 साल के हैं। सारे लोग जितने जो मंत्री हैं ये सब लोग, फग्गन सिंह कुलस्ते 60+ वाले सारे। पार्टी जो दावा करती रही हम तो 50 साल के मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं, हमारा जिलाध्यक्ष कोई 50 से ऊपर का नहीं होगा, नए लोग विधायक बनेंगे, प्रत्याशी के रूप में आएंगे, वो सूची में नहीं दिख रहा। ये बात सही है, कई सारे लोग जो आपने औसत आयु निकाली है 37 से 71, लेकिन बड़े नेता तो अभी जाते हुए नहीं दिख रहे ना। इनकी जगह तो नए लोग स्थान नहीं ले रहे हैं, बल्कि युवाओं के टिकट भी कट रहे हैं कईयों के इसमें। एक दो बातें और हैं इस सूची में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संतोष करने का एक आध कारण मिल गया है। उनके खेमे के रघुराज गुर्जर, रघुराज कंसाना, इमरती देवी, मोहन सिंह राठौर, इनको टिकट मिल गए हैं, तो वे संतोष कर सकते हैं कि वे अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि कहीं सिंधिया को भी तो प्रत्याशी नहीं बना देगी पार्टी। कल से सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि इन सब के बाद और कौन बचा है। लेकिन जो बचा है वो नाम भी याद कर लीजिए नेहा जी। सबसे महत्वपूर्ण नाम सुनील सर, जो अब तक घोषित नहीं हुआ है, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। भाई 2 सूचियां जारी हो गई। जो आदमी पद पर है, मुख्यमंत्री है, उसकी विधानसभा सीट पर कोई ऐसा संकट नहीं है कि कोई दावा दूसरा कर रहा हो, उसका नाम अब तक सूची में क्यों नहीं है? और उसके समानांतर उसके पद के 5 प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए आज जी। तो कल की सूची के बाद एक तो यह स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्लियर कर दिया जी। कौन होगा हम नहीं जानते। अगर पार्टी बहुमत में आती है, इतने विधायक आते हैं तो अलग बात है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा। उनकी सबसे प्रिय योजना लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री। बाकियों के भी नाम नहीं लिए, लेकिन जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव, क्या ये चूक हो गई? महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है हम सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन विपक्ष अलायन को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा। क्या ये चूक हो गई कि वो अगर इस योजना का नाम ले लेते? जी, मुझे नहीं लगता ये चूक नहीं है। राजनीति में बहुत चीजें दूर तक सोचकर इतने बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जैसे नेता, अनायास नहीं संभव होता कि शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लेना भूल जाए। ये अचानक नहीं होता कि जो सबसे बड़ी योजना है मध्य प्रदेश की, जिसके सहारे बीजेपी इस चुनावी वैतरणी को पार करने का मंसूबा बांधे, प्रधानमंत्री महिला उत्थान की तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, महिला आरक्षण का ढोल पीट रहे हैं, तब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में लाडली बहना का जिक्र न करें तो ये बिना सोचे समझे नहीं होता। संदेश देने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी ने और उनके ऊपर के सलाहकारों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में पारी समाप्ति की ओर है। हो सकता है हम उन्हें 2 महीने बाद केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में देखें,
लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी संभावनाएं अब मेरे अनुमान के मुताबिक पटाक्षित की ओर है। जी, मैं राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि आपके पास बहुत ही सीमित समय है, 4 बजे, माफ़ कीजिएगा, आप सिर्फ कुछ समय के लिए जुड़े थे आप, तो मैं आपसे समझ लेना चाहूँगी कि ये जो कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से प्रेडिक्शन हो गया, क्या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है पार्टी में या फिर राहुल गांधी में, क्योंकि वो 3 राज्यों में कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं और चौथे में तेलंगाना में लगभग मुकाबला बराबर का है? नहीं, तीनों में जीतने का उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, राजस्थान में करीबी मुकाबला है। राहुल के शब्द है करीबी मुकाबला है, कड़ा मुकाबला। लेकिन उन्होंने कहा मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। जी। ये राजनीतिक ईमानदारी की पराकाष्ठा है कि जिस दौर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग जिस राज्य में हार रहे होते हैं वहां भी कहते हैं हम 150 सीटों से जीत रहे हैं। जी। कर्नाटक कह रहे थे हम तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में शुरू में लक्ष्य रखा था अमित शाह ने 200, अब की बार 200 पार, 230 की तो विधानसभा है मध्य प्रदेश की सिर्फ। तो ऐसे राजनीतिक परिवेश में किसी पार्टी का शिखर नेता, भले ही वो आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस का सर्वमान्य नेता तो राहुल गांधी है। जी। अगर वे राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी बरकरार रखे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान में कड़ा मुकाबला है। देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत से पूछिए ना क्या बीत रही होगी राहुल के इस बयान के बाद उन पर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो ज्यादा सच्चा राजनेता है जो अपनी पार्टी की हकीकत से भी पूरी तरह से विज्ञ है, उसको जानकारी है, वो वाकिफ है कि वहां पर जो संघर्ष अशोक गहलोत और सचिन पायलट में हुआ उसकी वजह से मुकाबला करीबी है, कांटे का है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो दावा किया है वो उनकी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट उन्हें मिली होंगी। अभी तक के जो ओपिनियन पोल, मैं भी जिन चैनल्स पर डिबेट में पढ़ रहा हूं, जितने पोल अभी तक सामने आए हैं, ओपिनियन पोल या सर्वे, उन सब में कांग्रेस यहाँ और छत्तीसगढ़ में साफ जीतती हुई दिखाई दे रही है। 130, 135, 150 तक सीटें। हमको नहीं मालूम इतनी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता होने के नाते राहुल गांधी का ये कहना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के लिए एक परसेप्शन की लड़ाई में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश है। और ये ठीक है, इसमें कुछ गलत सही नहीं है, जनता फैसला करेगी। हो सकता है राहुल गांधी गलत साबित हो जाए और अमित शाह, नरेंद्र मोदी 150 सीटें जीत। जी, सुनील सर, मैं जानना चाहूंगी कि शिवराज सिंह को अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर क्या भविष्य देखते हैं आप शिवराज सिंह, और साथ ही साथ में उमा भारती के भी भविष्य को, उनके भी वोटर और जो समर्थक है उनको भी समझ लेना चाहते हैं? नहीं, उमा भारती जी तो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं। उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल है इसके खिलाफ बोला जी। और उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को शामिल न करने से हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते और यह पार्टी के खिलाफ है। अगर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब हम लोगों को आश्वासन देते रहे, जब हमको देने का मौका आया तो हम पिछड़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो लगातार हमलावर है जी। और पहले भी वो पार्टी छोड़ के जा चुकी हैं, उनका तो उनके साथ ऐसा करने की नई बात हो गई। शिवराज जी के साथ ये जरूर है कि शिवराज जी को अभी तक टिकट का अनाउंसमेंट उनके लिए न होना ये चौंकाता। और दूसरा ये तथ्य भी चौंकाता है कि जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई और वो लोग चुनाव मैदान में उतार दिए गए। शिवराज जी लगातार प्रचार कर रहे हैं लेकिन पार्टी उनका नाम नहीं ले रही है, मतलब नेता होंगे कि नहीं होंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे भी कि नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, अगर पार्टी उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारती तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि शिवराज जी के खिलाफ मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, जो किसी भी सरकार के लिए होती है, यह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन उनके समर्थक भी हैं, उनके साथ लोग एक अपना लगाव भी महसूस करते हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में है जिनकी जमीनी जुड़ाव जो है वह किसी भी अन्य नेता की तुलना में बेहतर है और उनके जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी उन्होंने लोगों से एक संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी की है और लगभग पूरे राज्य में उनका एक असर है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस ने अपने आप को ज्यादा संगठनात्मक रूप से मजबूती से प्रस्तुत किया है जी। बीजेपी के साथ एक और समस्या भी आ रही है कि बीजेपी जो कहती रही है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका जीरो टॉलरेंस है जी।
ये जो ये करप्शन पे ही, ये जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये कहा जा रहा है कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश की सरकार है बीजेपी की, उस पर बहुत ज़्यादा लांछन है, बहुत ज़्यादा जो दाग है वो लगाए गए हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है सर, जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे और बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें बसवराज बोम्मई का जो नाम है वो पहली या दूसरी लिस्ट में सामने आ गया था। हालांकि उस सरकार को भी, वहाँ पर भी बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के सीधे सीधे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से गलती हो गई या फिर चूक हो गई कि कमोबेश ये परिस्थितियां सेम है, सिमिलर दिख रही हैं कर्नाटक की तरह, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित नहीं कर पाए? नहीं, वो वेट कर रहा भ्रष्टाचार भाई, मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है जी कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर रहा है? कोई कार्रवाई आपने नहीं की। व्यापम जैसा एक बड़ा घोटाला जिसमें 20-22 लोगों की जान चली गई, अब संदेहात्मक परिस्थितियों में वो मृत पाए गए, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसके अलावा व्यापम केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है ना, व्यापम तो वो घोटाला है जिसमें योग्य लोगों की या मुख्य जो दावेदार थे उनका हक मारा गया है। इस तरह के आरोप है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते सर। कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। ईडी की कार्रवाई अभी राजस्थान में गहलोत जी के मंत्री के खिलाफ हो रही है कि मिड डे मील में घोटाला किया गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप याद कीजिए तो स्थिति ये बनी कि तमाम योजनाएं हैं राज्य सरकार की, सड़क की योजनाएं हैं, बांधों की योजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो लंबित पड़ी हुई हैं, महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ के भी ठेकेदारों ने आरोप लगाया था कि 50% रिश्वत मांगी जा रही है। क्या किया है आपने? कौन सी जांच उनके लोग उनको लेकर के भी जांच नहीं करने के लिए तैयार है? जो वो चिट्ठी जारी हो रही थी, उस चिट्ठी को लेकर के जांच कराने के बजाय प्रियंका गांधी ने उसको ट्वीट कर दिया, तो आपने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, 40-42 मुकदमे दर्ज करा दिए जी। तो अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसकी जांच करने के बजाय उसको सामने लाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई नहीं। और कांग्रेस की अगर आप पहला रैली याद कीजिए नरसिंहपुर में, उन्होंने नर्मदा की पूजा करने के बाद जो रैली की, उस रैली में उन्होंने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? किसी पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जबलपुर में जो वो हुआ, उन्होंने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? नरसिंहपुर नहीं, जबलपुर में घटना हुई जो पहली रैली हुई थी, उसमें कितने आरोप लगाए थे प्रियंका गांधी ने? उससे कुछ नहीं हुआ। ग्वालियर में जाकर के उन्होंने मीटिंग की, उससे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनकी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कमलनाथ लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, कोई चर्चा नहीं हो रही है उसके ऊपर। क्या कार्रवाई आपने की है? उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि जिनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप था उनको आपने मंत्री बना दिया। बालाघाट के जो अच्छी खासी उनकी उम्र है, उनको आपने मंत्री बना दिया अभी लेटेस्ट विस्तार में। स्थिति ये हुई ना। और दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं परिवारवाद, अगर आप कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाते हैं तो ये स्पष्ट नहीं है कि उनके लड़के को आपको टिकट देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप तो ये दोनों जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए, चाहे मैं भ्रष्टाचार की बात समझ लूं या फिर परिवारवाद की समझ लूं, या फिर जैसे डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा था कि ये जो उम्र की सीमा की बात हो रही थी, युवा चेहरों को जगह देने की बात हो रही थी, ये सभी जो बातें बीजेपी करती रही है उससे उलट अब करती हुई नजर आ रही है एमपी में, क्योंकि यहाँ पर जो है भरोसा शायद जनता का डगमगा गया है बीजेपी से। भाई, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारते हैं जो लगभग 30 साल के बाद विधानसभा के चुनाव लड़ने आएंगे जी, तो ये तो दावा आपका खारिज होता है ना कि आप नए लोगों को मैदान में उतारेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को अगर आप मैदान में उतारते हैं जबकि उनके लड़के को ऑलरेडी आप चुनाव लड़ा चुके हैं पिछली बार 2 बार से, और आप फिर उनको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं जबकि कह चुके हैं कि मैं चुनाव मैदान में नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर आप उनको मैदान में उतारते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का मतलब कोई युवा लोग नहीं है ना, उनकी एक उम्र हो चुकी है, अच्छे खासे समय से वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ भी वहां को मौका दे रहे हैं जी। और भ्रष्टाचार के जो आरोप जिन लोगों के ऊपर लगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर जांच कहाँ हो रही है? व्यापम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों को आपने जिम्मेदार ठहराया? कहाँ कोई चर्चा आई? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ना कि और आप परिवारवाद देख लीजिए, अभी टिकट जैसे जैसे जारी होता जाएगा आप देखिए कितने परिवार के लोग आते हैं और अभी भी कितने लोग हैं वहां पर। तो एक एंटी इनकम्बेंसी है
बिखरी हुई पार्टी नजर आ रही है, जो एक संगठन के रूप में जानी जाती थी, वह कम से कम इस चुनाव में नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी में बिखराव है। एक क्या केंद्रीय नेतृत्व का जो आत्मविश्वास है वो भी डगमगा गया है कि यहाँ पर जो है अलग तरीके से बीजेपी लाइन लेती हुई दिख रही है, जो कि पॉलिटिकल लाइन जैसे कर्नाटक में हमने देखा या फिर पिछले कुछ चुनाव में देखा है, मध्य प्रदेश में अलग लाइन लिया जा रहा है कि क्या ये वजह हो सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व का भी जो आत्मविश्वास है वो शायद पहले से बहुत ज़्यादा नीचे या फिर कम हो गया है? नहीं, आप अलग लाइन कहाँ ले रहे हैं? कर्नाटक में भी जो राज्य के नेता थे उनको किनारे किया गया। भाई अगर एक भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी येदियुरप्पा जी आगे पहले पंक्ति के नेता थे, उनको आपने हटा भी दिया था, लेकिन थे आगे, वो लिंगायतों के बड़े नेता माने जाते हैं, आप उनको भी किनारे किया, उनका भी नाम कहीं नहीं ले रहे थे आप शुरुआत में चुनाव में। मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे थे। स्थानीय लीडरशिप जो है, जो स्थानीय संगठन है, उसको भी तो ये शिकायत थी कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। परिणाम क्या हुआ कि जो उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया, उस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया जी, कई नेता इस पार्टी छोड़ के चले गए। ये स्थिति मध्य प्रदेश में आपको दिखाई पड़ रही है। और अगर कैलाश जोशी जैसे नेता का लड़का पार्टी छोड़ के चला जाए तो मुझे लगता है कि इसमें एक राजनीतिक संदेश है कि पार्टी में सांगठनिक अंतर विरोध है। पार्टी को लग रहा, अगर आप शिवराज सिंह चौहान को की टिकट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका उनको पार्टी के नेता के रूप में उनकी घोषणा आप नहीं कर रहे हैं या किसी की घोषणा आप नहीं कर रहे हैं, तो अगर क्या स्थानीय नेतृत्व को आगे किए बगैर चुनाव जीतना संभव है क्या? मुझको तो नहीं लगता। आप अगर स्थानीय नेताओं को आगे करेंगे तो उसके अपने लाभ है, और आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि एक संदेश, और अलग अलग खेमे दिखाई पड़ रहे हैं, उस अलग खेमेबाजी से तो पार्टी को नुकसान होता है जी। सुनील सर, राजस्थान में कुछ समय पहले तक जब सचिन पायलट और सीएम जो है अशोक गहलोत के बीच टकराव और वो तनाव की बात रही थी, तब ये लग रहा था कि परिस्थितियां शायद मौजूदा सरकार के विपरीत जा सकती हैं। लेकिन जब से दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई और मिलकर काम करने की बात की गई दोनों ही तरफ से, तो क्या वहाँ पर कांग्रेस मजबूत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठा नहीं पाई? क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी तो बनी हुई है, ये भी खबरें बार बार निकल कर आती रही हैं। अनम्यूट कर ले आप अपने आप को जी। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाती हुई बीजेपी तो नजर नहीं आती। राजनीतिक स्थितियां यह है कि जब से गहलोत सरकार सत्ता में है, कोई भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। वहां अभी आप वही कार्य कर रहे हैं कि वहां वसुंधरा राजे का अलग थलग पड़ी हुई है, जबकि तथ्य है कि अकेली नेता है वो जिनका असर है पूरे राज्य में। वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की एमपी रह चुकी हैं जी। एक अकेली नेता मानी जाती है जो इसका पूरे राजस्थान में एक असर है। जो बड़े समूह है वहां पे, उन सभी समूहों से उनका एक बेहतर कनेक्ट है। आप ये कहा जाता है, मैंने जो भी यात्राएं निकल रही हैं उन यात्राओं में वो शामिल नहीं हो रही हैं। उनकी अपनी अलग यात्राएं पहले निकली शुरू में, और बाद में भी जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई उस सभा में भी उनको कोई बहुत महत्व उनको दिया नहीं गया जी। तो राजस्थान की स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई, और कोई ऐसा नेता वहां नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में सुंदरा राजे को छोड़ करके जिसका पैन राजस्थान असर। तो जो स्थापित नेता हैं उन स्थापित नेताओं को किनारे करके तो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी किस तरह की हो सकती है। दूसरी तरफ अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए गहलोत सरकार ने तमाम प्रयास किए। उसमें स्वास्थ्य का अधिकार देना, 15 लाख रुपए तक लोगों को चिकित्सा के लिए सहायता देना, बीमा की सहायता देना, और उसमें सभी लोगों को देना, कोई ऐसा नहीं कि किसी कोई जाति या धर्म या आर्थिक विभाजन हो। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देना, माने एक सरकार कह रही है कि 900 रुपए का गैस सिलेंडर सस्ता है, और एक सरकार कह रही है कि हम 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे। पर ये कोशिश तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने ये कोशिश तो की थी कि वहां पर भी सिलेंडर के जो दाम है मेरे ख्याल से 450 रुपए या फिर 500 से नीचे ही है किए गए। 450 तो, लेकिन आप घोषणा करने में आपने देरी की ना। केंद्र की सरकार आप कह रही है कि 900 रुपए सस्ता है, ठीक है, उन्होंने अच्छी पहल की, इसमें कोई राय नहीं है।
एक लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान की सरकार तो पहले से कर रही है। राजस्थान की सरकार अपने महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से एक आंकड़े के अनुसार लगभग 80-90 लाख लोगों से सीधा संपर्क कर चुकी है। तो वो अपने आप को लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, रोजगार के अधिकार की बात करने लगी है। वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, महंगाई से राहत देने के लिए तमाम तरह के उसने सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम शुरू किए। तो एक मतलब लोगों को अपील करता है। तो इसलिए इतने दिनों इस सरकार के एक पूरा कार्यकाल बीतने के बावजूद और इस परंपरा के बावजूद कि वहां सरकार लोग बदल देते हैं, कम से कम यह भी अब अगर इस सरकार के बारे में यह कहा जाए कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो सवाल कैपेसिटी का वो असर नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और बिखरा हुआ संगठन नहीं है उनका। एक सवाल जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट से, प्रेडिक्शन से सामने आया है, जो मैंने डॉक्टर राकेश पाठक से भी समझने की कोशिश की थी। अब वो जब वो प्रेडिक्शन कर जाते हैं तो वहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी फजीहत हो जाती है कि हम तो बढ़त बनाएं, ये इस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा ही ईमानदार हो जाते हैं। इसका कितना खामियाजा जो है राजस्थान जैसे प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का नुकसान कैसे हो जाएगा रिया जी? अगर आप इस बात, राहुल गांधी की इस बात को ईमानदार बात कर रही हैं, ईमानदारी से कही गई बात कर रही हैं, तो क्या जनता ईमानदारी से कही गई बात को स्वीकार? जी, तो लगता है सुनील जी के साथ तकनीकी कुछ समस्या है, लेकिन लगातार हम स्ट्रेट टॉक में जो ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये जो 5 राज्य के चुनाव है, कहीं ना कहीं लोकसभा के टीजर के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है। सुनील शुक्ला हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें। तो अगर मुझे लगता है कि ईमानदारी से कही गई बात का असर अन्य बातों की तुलना में ज्यादा होता है। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि हम हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक क्लोज कंटेस्ट है, और यह ईमानदारी से एक राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई नेता नहीं कहता, जिसकी जमानत जब्त हो रही होती है वो भी कहता है कि मैं चुनाव जीत रहा। जी, यही बीजेपी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में कर रही थी कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कभी लगने दिया क्या बीजेपी ने बंगाल में कि हम वो 3/3 के अंक भी पूरा नहीं कर पाएंगे जी, लेकिन कहते रहे, कभी नहीं कहते अपने आप। लेकिन अगर राहुल गांधी ने कहा तो, और दूसरी चीज, अपने कार्यकर्ताओं को और तेज करने की भी कोशिश हो सकती है, चाहे तेलंगाना में हो चाहे राजस्थान में हो। और ये राजनीतिक स्थितियां, तो अगर आप राजनीतिक स्थितियों का आकलन कीजिए तो कांग्रेस बीजेपी की तुलना में संगठित पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की सरकार अपने नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर लोगों से जनादेश मांग रही है। कांग्रेस बीजेपी की तुलना में अपने नीतियों और कार्यक्रमों और नेतृत्व को लेकर के जो कुछ भी है साफगोई के साथ लोगों के बीच में है, और अपने सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को लेकर के लोगों के साथ है। जो बात कह रही है उसको, जो कहती रही है उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रही, दावा कर रही है कि हमने किया है। और पिछले शासनकाल के दौरान भी उसने राजनीतिक रूप से अपना असर बनाए रखा, कोई चुनाव हारी नहीं हुआ, कोई चुनाव वो हारी नहीं। बिल्कुल, एक बहुत ही सीमित समय है, इसलिए मैं समझ लेना चाहती हूँ कि संक्षेप में आपसे कि हालांकि बहुत सारे सवाल है कि अर्बन नक्सल कहा जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व को कितना सही है, लेकिन वो अलग बात है, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन मेरा सवाल तेलंगाना और मिजोरम को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस की कोई लहर बन रही है, या फिर जो विपक्षी अलायंस जो है इसकी कोई लहर बन रही है? कि तेलंगाना में ये भी खबर आ रही है कि बीआरएस जहाँ पर अब तक मजबूत स्थिति में दिखी थी, अब कांग्रेस की तरफ लोग शिफ्ट होने की कोशिश करें, या फिर बीआरएस के भी कुछ जो दिग्गज नेता है वो कांग्रेस में शामिल होने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो जगनमोहन रेड्डी की बहन है वो भी शायद उनके कांग्रेस के साथ जो है बातचीत या फिर गठजोड़ की अटकलें लग रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही प्रदेशों में, तेलंगाना और मिजोरम में? मिजोरम में तो बीजेपी है नहीं, केवल एक सीट है उनके पास। मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है वहाँ जी। एक आदमी एक शामिल होकर के आप कहते हैं कि बीजेपी 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 ऐसा तो है नहीं कि चुनाव मैंने कितने सीट होंगे, केवल एक सीट है जी। तो वहाँ तो कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष है, तो वहाँ लड़ाई जो कुछ भी है वो मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी का तो कोई नाम लेवा नहीं है वहाँ पर जी। दूसरी चीज की जो एकदम मणिपुर से सटा हुआ राज्य है जी, आदिवासी बहुल इलाका है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी वहाँ बीजेपी के लिए।
और वहां की सरकार ने भी बीजेपी के तमाम निर्णयों का विरोध किया है। तो लड़ाई तो वहां केवल जो रीजनल पार्टी है वो और कांग्रेस के बीच में ही है जी। अगर आप बीआरएस की बात, तेलंगाना की बात करेंगी तो तेलंगाना में भी लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस मजबूती के साथ अपने दावे को प्रस्तुत कर रही है और जिस तरीके से बीआरएस के नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, बड़े प्रमुख नेता पार्टी उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने। एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति वहां भी है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को बीआरएस केसीआर साहब कितना मैनेज कर पाएंगे उनके ऊपर है और कांग्रेस कितना हमलावर हो पाएगी और उन स्थितियों को अपने पक्ष में उसका राजनीतिक लाभ ले पाएगी, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जिस तरीके की उनकी सभाएं हुई, कांग्रेस के नेताओं का जो राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, ये बताता है कि कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में तेलंगाना में है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आप बात पूरी कर ले। जी। और वही राजस्थान की स्थिति वही कि राजस्थान में बिखरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह असर नहीं दिखा पा रहा है जो विपक्षी दल से उम्मीद की जाती है। और जो आपने बात कही कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो अर्बन नक्सल, देखिए ऐसा है ना कि आप सत्ता में रह के विपक्षी भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस विपक्ष में है जी। अगर कांग्रेस के लोग अर्बन नक्सल एक्टिविटीज में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो 9.5 साल में अर्बन नक्सल को लेकर कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, कोई इस तरह की बातें तो आई नहीं उनके सामने जी। तो अब आप अगर इस तरह की बात करेंगे, अगर आप अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों की बात नहीं करते और अपने विरोधी की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये सनातन धर्म की पहचान खत्म करने पर जो आमदा है, इस तरह की साजिशें हो रही हैं जी। भाई सनातन के दौर में जब सनातन अपने एकदम नया सामने आया था, उस समय उत्तर प्रदेश में घोषी में उपचुनाव हुआ जी। क्यों? क्या जो वोट देने वाले थे सनातनी लोग नहीं थे? जो झारखंड में डुमरी में उपचुनाव हुआ, क्या वो सनातन को मानने वाले लोग नहीं थे? वो बंगाल में जो चुनाव जलपाईगुड़ी के इलाके में, क्या वो सनातन को मानने वाले लोग नहीं थे? बिल्कुल लोगों ने किसी आप गवर्नेंस की बात कीजिए, आप सरकार में हैं तो गवर्नेंस की बात कीजिए। सनातन को लेकर के सरकार का काम नहीं है, वो धार्मिक संगठन है, करेंगे जो करना होगा करते रहेंगे, अपनी बात कहेंगे लोग, जितना सुनना होगा सुनेंगे। सरकार को तो अपने गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। आपने समय निकाला और आप आए, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका सुनील शुक्ला सर, आपका और डॉक्टर राकेश पाठक, जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश खासकर जो है वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और जो दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है वो क्यों चौंका रही है, क्योंकि ऐसे नाम है जो कि केंद्रीय टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अब यहाँ पर रणभूमि में, जो पॉलिटिकल रणभूमि है वहाँ पर जनता से रूबरू होते नजर आएंगे। आपसे फीडबैक की उम्मीद है, तो स्ट्रेट टॉक में आपका जो प्यार है वो लगातार बनाए रखें और अपनी अगर कोई शिकायत भी है तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं info@justbroadcasting.com पर, और आप यहाँ justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक ज़रूर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात।